हेलो सुरभि, कैसी है? तू तो फ़ोन भी नहीं करती। तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, सुरभि रुआसी आवाज़ में बोली। मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? क्या बात हो गई? कुछ नहीं मम्मी। सुरभि, अगर तेरा जी नहीं लग रहा तो तू यहाँ आ जा। आऊँगी मम्मी, लेकिन आप पापा, आपने यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को चोरी चुपके इधर उधर फ़ोन करे और ससुराल वालों की चुगली करे। सुरभ अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उससे फ़ोन उसकी सास ने छीन लिया और सुरभि की मम्मी रत्ना जी को जो मुंह में आया सुनाती चली गई और खट से फ़ोन काट दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने घर पर फ़ोन करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना फ़ोन करने के लिए, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी सज़ा तुम्हें शाम को मिलेगी। जाओ, जाकर अपना काम करो। सुरभि आंखों में आंसू लिए जाकर काम करने लगी। अब वो सोच रही थी शाम को पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है। सुरभि की मम्मी ने जब सुरभि और उसकी सास की बातें सुनी तो वह परेशान हो गई। उन्हें ऐसे परेशान देखकर उनके पति मिहिर जी ने उनसे पूछा, क्या हुआ रत्ना, ऐसे परेशान क्यों हो और किसका फ़ोन था? क्या बात हो गई? उन्होंने एक साथ कई सवाल कर डाले। तब रत्ना जी आंखों में आंसू भरकर बोली, सुरभि का फ़ोन था। मेरी बच्ची बात पूरी भी नहीं कर पाई कि उसकी सास ने फ़ोन छीन लिया और बहुत कुछ उल्टा सीधा कह गई। आप एक बार सुरभि से मिल आइए। मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक भी है या नहीं। फ़ोन पर भी रो रही थी। रत्ना जी की बात सुनकर मिहिर जी के माथे पर बल पड़ गया और वे गुस्से से रत्ना जी से बोले, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था इस रिश्ते के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज उसका नतीजा हमारी बेटी भुगत रही है। पिछली बातों को ही दोहराते रहेंगे या अपनी बेटी को भी जाकर देखेंगे? मिहिर जी ने गुस्से से एक नज़र रत्ना जी को देखा और बेटी के ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। इधर मिहिर जी घर से निकले, उधर रत्ना जी परेशान बैठी पिछली सारी बातें याद करने लगी। सुरभि के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी तलाश पूरी नहीं हुई थी कि एक दिन उनकी बड़ी बेटी के ससुर आए और आपके लिए गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? मिहिर जी ने हैरान होकर उनसे पूछा। तब उन्होंने सुरभि के लिए रिश्ता बताया कि उनके दूर के रिश्तेदार हैं, इकलौता लड़का है, ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं। लड़के के दादा बहुत बीमार हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। और क्योंकि ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं तो उनकी कोई मांग नहीं है, क्योंकि अपने ही घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। समधी जी की बात सुनकर मिहिर जी ने कहा कि हम देख लेंगे, क्योंकि समधी जी को भी साफ मना नहीं कर सकते थे, लेकिन मिहिर जी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी गांव में हो। वो अपनी बेटी की शादी शहर में ही करना चाहते थे, लेकिन रत्ना जी कहने लगी कि ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं, अकेला बेटा है, 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो जाएगी, फिर हमारी बेटी राज करेगी। बड़ी बेटी भी तो अपने घर में खुश रह रही है, हम एक बार देख लेते हैं। तब मिहिर जी बोले, मेघा तो शहर में रहती है, गांव में नहीं। पता नहीं हमारी बेटी शहर में पली बढ़ी है, पता नहीं वो गांव में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। लेकिन रत्ना जी के बार बार कहने पर वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। वह लोग सुरभि को देखने के लिए आए। सुरभि उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने लड़के को देखा। लड़का देखने में भी अच्छा था और घर बार भी बढ़िया ही था। एक बहन की शादी हो चुकी थी, एक बहन कुंवारी थी। एक बार को तो लड़का और उसका घर बार देखकर मिहिर जी को भी रिश्ता ठीक ही लग गया, लेकिन वो लोग शादी बहुत जल्दी करना चाहते थे। उनका कहना था कि लड़के के दादा बहुत ज़्यादा बीमार हैं और क्योंकि मानव उनका इकलौता पोता है और वह अपने पोते की शादी देखना चाहते हैं, इसलिए वह जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं।
तब मिहिर जी ने कहा वह इतनी जल्दी बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटी की शादी है, सभी कुछ देखना होता है। तब उन लोगों ने कहा कि उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए उनकी कोई मांग नहीं है। उन्हें सिर्फ लड़की ही चाहिए और वह जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। बस इसी बात को लेकर मिहिर जी का मन नहीं मान रहा था। मगर रत्ना जी कहने लगी, क्या हुआ, बहुत से लोग बड़े बूढ़ों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जल्दी शादी कर देते हैं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। लेकिन रत्ना, चाहे वो कोई मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बेटी को यूं ही खाली हाथ तो नहीं भेज सकते। मिहिर जी ने रत्ना जी के सामने अपनी एक और परेशानी रखी। तब रत्ना जी बोली, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैंने काफ़ी कुछ जोड़ कर रखा हुआ है और बाकी सब हो ही जाएगा, आप परेशान क्यों होते हैं। इस तरह सुरभि का रिश्ता मानव के साथ हो गया और बड़ी मुश्किल से 1 महीने के टाइम पर शादी तय हो गई। और जितना भी मिहिर और रत्ना जी से हो सका, उन्होंने अपनी बेटी को ज़रूरत के हिसाब से सभी कुछ दिया था और सुरभि ससुराल पहुंच गई। 1-2 महीने तो सब कुछ सही रहा, लेकिन धीरे धीरे करके उन लोगों की हकीकत सुरभि के सामने आने लगी। उसे पता चल गया कि उसका पति मानो कुछ काम धंधा नहीं करता है, वो बस सारा दिन आवारागर्दी करता फिरता है और इसी वजह से उसका रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने दादाजी के बीमार होने की बात का सहारा लेकर ये रिश्ता और जल्दी ये शादी करवाई थी। जब ये बात सुरभि को पता लगी तो उसे बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उसने सोचा वह प्यार से मानो को समझाएगी तो शायद उसकी समझ में बात आ जाए और वो काम करने लगे। इसलिए उसने कोई भी बात अपने मायके, अपने माता पिता को नहीं बताई। मगर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब तक मानो के पिता रघुवीर जी वहाँ रहे तब तक सब ठीक रहा और उनके जाने के साथ ही उसकी सास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह उसे पति के काम न करने को लेकर, कभी उसके मायके के दहेज कम देने की बात को लेकर आए दिन टॉर्चर करती रहती थी। घर में जो भी नौकर चाकर लगे हुए थे उन्हें ये कहकर हटा दिया गया कि हमने तो शादी का घर है, इस वजह से नौकर चाकर लगाए थे, लेकिन पहले सारे काम मैं ही संभालती थी, अब तुम संभालो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इतने बड़े घर की साफ सफाई के सारे काम सुरभि के जिम्मे आ गया और उसे ये कहा गया कि तुम्हारा पति कोई काम नहीं करता और तुम दिन भर खाना खाने के अलावा करती क्या हो। कुछ काम करके तुम तो इस घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और वह मानो से जब काम करने को कहती या कोई बात कहती, रात में तो मानो काम करने की हामी भर लेता, लेकिन सुबह होने के साथ ही वह फिर अपने पहले वाले रंग में आ जाता। मम्मी जी, मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई है, LED बल्ब मंगवा दीजिए। ऑर्डर तो महारानी ऐसे कर देती हैं जैसे पति कितना कमाता हो और मायके से जाने कितना दहेज भर कर लाई हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अपने पति से कहो वो मंगा कर देगा, या अपने माँ बाप से कहो वो मंगा कर देंगे। सुरभि की सास चित्रा जी ने तड़क कर कहा। सुरभि चुप रह गई। जब उसने मानो से कहा तो उसने कहा, मैं काम देख रहा हूँ, जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा तब मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूँगा। लेकिन मानो हमारे कमरे में अंधेरा रहता है, अब तो कुछ करना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मानो ने एक छोटा सा बल्ब लाकर उस कमरे में लगा दिया, लेकिन उससे कमरे में पर्याप्त उजाला नहीं रहता था। मम्मी जी, घर में पोछा खराब हो गया है, पोछा मंगा दीजिए, पोछा लगाना है। उसकी बात सुनकर उसकी सास ने फिर से वही जवाब दिया, या तो अपने पति से मंगाए या अपने मायके से, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गर्मी आई तो सबके कमरे में AC ही लगे हुए थे, लेकिन सुरभि के कमरे में AC नहीं था। तब उसने मानो से कहा। मानो ने फिर अपना वही रटा रटाया जवाब दे दिया कि उसके पास कोई काम नहीं है, जब कोई काम मिल जाएगा तब देखेगा।
और सासू माँ जी से कहने का तो कोई मतलब ही नहीं था। अगर उनसे कहती तो फिर वही जवाब पकड़ा देती। इसलिए सुरभि गर्मी में जैसे तैसे अपना टाइम काट रही थी। एक दिन सुरभि ने मानो से कहा वह अपने घर जाना चाहती है। मानो ने कहा ठीक है, मैं मम्मी जी से पूछ लेता हूँ। उसकी सास ने पहले तो जाने से मना कर दिया कि यहाँ पर काम कौन करेगा, लेकिन फिर ज़्यादा कहने पर कि ठीक है चलो 1-2 दिन के लिए चली जाओ, उसे मायके भेज दिया और पहले ही सुरभि से ये कह दिया कि इधर उधर की चुगली मत लगाना, अगर तुमने ऐसा किया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। सुरभि अपने घर आ गई। घर आकर उसने वह उसकी जो भी ज़रूरतों का सामान था वह सब अपनी मम्मी से कहा। तब बेटी के मुंह में रत्ना जी ने सब कुछ लाकर दे दिया। सुरभि ने जब अपने पापा से कहा कि उसे गर्मी लगती है और वह ये घर वाला एसी उसे दे दे और अपने लिए और ले आए, तब उसके पापा ने उसे एक नया एसी भी लाकर दे दिया। लेकिन साथ ही में ये बात भी कही कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, ये सारी ज़रूरतों के लिए तुम अपने पति से कहो, वो ला कर देगा। अपने पापा की बात सुनकर सुरभि सर झुकाकर रह गई। अगले दिन मानो उसे लेने आ गया और सुरभि वह सारा सामान लेकर मानो के साथ अपने ससुराल आ गई। सामान देखकर उसकी सास ने कुछ भी नहीं कहा और जब उसके कमरे में एसी लग गई, बिजली के बिल का ताना और बढ़ गया और सुरभि जब भी मायके जाने को कहती उसे 1 या 2 दिन के लिए ही मायके भेजा जाता, साथ में धमकी के साथ, और मानो फ़ोन करके उसे घर के सारे सामान की लिस्ट बता देता था और वह अपनी मम्मी रत्ना से कहकर जो भी सामान मानो बताता वह सब लेकर ससुराल पहुंच जाती थी। सब इसी तरह से चल रहा था। अगर सुरभि अपने घर फ़ोन करना चाहती तो उसे फ़ोन भी नहीं करने दिया जाता था। गर्मियों के ही दिन थे कि जब चित्रा जी कमरे का एसी खराब हो गया, तब चित्रा जी ने मानो से सुरभि के कमरे का एसी निकलवा कर अपने कमरे में लगाने को कहा। जब सुरभि से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मानो से कहा, मैं अपने कमरे का एसी नहीं निकालने दूंगी, ये मैं अपने मायके से लाई हूँ और मम्मी जी तो यही कहती थी अपने मायके से मंगा लो। अब जब मैं अपने मायके से लाई हूँ तब वह क्यों इसे निकलवा रही हैं? कमरे के बाहर खड़ी चित्रा सुरभि की सारी बातें सुन ली और वह दंदनाती हुई कमरे में आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मना करने की? मेरे घर में रह रही हो और मुझे ही मना कर रही हो? तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, इतना ही बहुत है। मैं कोई यूं ही नहीं रह रही हूँ, सारे दिन आपके घर का सारा काम करती हूँ और मैं यहाँ जो भी सामान बरत रही हूँ वो मैंने अपने मायके से मंगाया है। फिर आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मैं आपकी वजह से इस घर में रह रही हूँ? सुरभि का इतना जवाब देना ही चित्रा को अखर गया और उन्होंने गुस्से में आकर सुरभि के मुंह पर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। अब तो सुरभि को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह बोली कि मैं भी अब इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तभी उसकी ननद वहाँ आई और उसने भी सुरभि के ऊपर हाथ उठा दिया और मानो को खड़े देखकर उसकी माँ चित्रा जी बोली, नालायक, खड़े खड़े देख रहा है, तेरी पत्नी मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है, मुझसे इतनी जबान चला रही है, तुझे शर्म नहीं आती? बस फिर क्या था, मानो भी उनकी चढ़ाई में आकर सुरभि को भला बुरा कहने लगा और सुरभि ने पलट कर जवाब दिया तो उसने भी सुरभि को मारा। सुरभि के चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे और हाथ मोड़ने की वजह से उसके हाथ में चूड़ियाँ घुस गई थी तो हाथ में भी चोट लग गई थी। उसके अगले दिन ही सुरभि ने चोरी छुपे अपने घर फ़ोन किया तो चित्रा जी ने उससे फ़ोन छीनकर उसकी मम्मी को ही उल्टा सीधा सुना दिया। जब मिहिर जी सुरभि की ससुराल पहुँचे, वहाँ का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। सुरभि के सारे चेहरे पर नीले पड़े हुए थे, हाथ में भी चोट लगी हुई थी और उसकी ननद उसे ना जाने क्या कुछ उल्टा सीधा सुना रही थी। लेकिन सुरभि के पापा को सामने देखकर वह खामोश हो गई।
सुरभि ने जब अपने पापा को सामने देखा तो वह उनके गले लग गई और रोने लगी। तब मिहिर जी ने सुरभि के सिर पर हाथ रखकर कहा, मत रो मेरी बच्ची, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, ये भी बताइए समधी जी। आप तो बिना कुछ जाने ही पहले ही अपनी बेटी का पक्ष लेने के लगे। अपनी बेटी के कारनामे तो सुन लीजिए। आपकी बेटी मुझसे मुंह जोड़ी करती है और अपने सामान में तेरा मेरा करती है। जरा सी बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। यही संस्कार दिए हैं आपने उसे। सुरभि के साथ चित्रा जी को जब पता चला कि उसके पिता आए हैं तो वो फौरन वहाँ आई और आकर उन्होंने सुरभि के पिता को सुनाना शुरू कर दिया। मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है और हमने उसे क्या संस्कार दिए हैं, ये मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी बेटी को लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन ये फिर कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। चित्रा जी ने तुनकते हुए कहा, मैं ऐसे घर में अपनी बेटी को भेजना भी नहीं चाहता जहाँ उसके साथ ऐसा सलूक हो। मैंने अपनी कैसी फूलों सी बेटी को आपके घर में ब्याहा था और आपने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है। मिहिर जी ने भी भड़कते हुए जवाब दिया। शाम का वक्त तो हो ही रहा था, मानो के दादा कैलाश जी भी आ गए। तब उन्होंने मिहिर जी को देखा तो उनसे पूछा, अरे बेटा, क्या हाल चाल है? तुम तो बेटी ब्याह कर भूल ही गए, कभी इधर की खैर खबर ही नहीं ली। हाल चाल कैसे होते जब मेरी बेटी इतनी परेशान है। हमने आपके ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या बात कर रहे हो? क्या बात हो गई? कुछ खुलकर बताओ, तब पता चले ना। आप ही देखिए, मैंने अपनी बेटी को ऐसे भेजा था। जो हाल आपके घर वालों ने मेरी बेटी का कर दिया है, उसे मारा पीटा गया है, यही जाहिलियत दिखाई गई है। आपके घर वालों ने कितना मारा पीटा है मेरी बच्ची को, लेकिन क्यों? उनकी बात सुनकर कैलाश जी जैसे बहुत हैरान हुए। आपने ये बात खूब कही, आपके घर में क्या कुछ हो रहा है और आपको पता भी नहीं। बेटा, मैं तो ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ, ज़मीनों की देखभाल का काम मेरे ही जिम्मे है। अब रघुवीर तो यहाँ रहता नहीं है, वह तो महीने में भी घर आता है, तो मुझे ही यह सब देखना होता है, इसलिए मैं घर में नहीं रहता। मेरे पीछे क्या हुआ कुछ पता तो चले। कैलाश जी ने अपनी सफाई में कहा। तब मिहिर जी ने उन्हें सारी बात बताई। कैलाश जी को बहुत गुस्सा आया ये सब सुनकर। अपने पोते और अपने बहू की करतूत जानकर वो बोले, मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो गलती हो गई वो अब नहीं होगी, आइंदा से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन मिहिर जी बोले, मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं छोड़ूंगा। जब आपको अभी तक अपने घर के हालात का नहीं पता, आगे क्या गारंटी है कि आप ध्यान रखेंगे। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। और मिहिर जी सुरभि को लेकर घर आ गए। जैसे ही सुरभि घर पहुँची, रत्ना जी ने सुरभि को देखा। सुरभि की हालत देखकर रत्ना जी की आंखों में आंसू आ गए। वह सुरभि को गले लगाकर रो पड़ी। ये तुझे क्या हो गया? तेरा क्या हाल कर दिया उन्होंने? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मैं तो पहले ही मना कर रहा था इस रिश्ते के लिए, लेकिन तुमने अपनी जिद हठधर्मी के आगे मेरी चलने नहीं दी और उनकी जायज़ नाजायज़ मांगे पूरी करती रही। ये तुम्हारी ही करनी है जो मेरी बेटी के आगे आ रही है। रत्ना जी की बात सुनकर मिहिर जी, जो पहले ही गुस्से में थे, उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने भड़कते हुए रत्ना जी को ही सुना दिया, क्योंकि सुरभि ने रास्ते में उन्हें सारी बातें बता दी थी। मानो के काम चोर होने से लेकर वह जो अब तक छोटी मोटी जायज़ नाजायज़ फरमाइश यहाँ से पूरी करती रही, वो भी। मुझे क्या पता था वो लोग ऐसे निकलेंगे। मैंने तो सोचा था इकलौता बेटा है और ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं, हमारी बेटी राज करेगी। मुझे नहीं पता था वह इतने गए गुजरे निकलेंगे। ज़मीन जायदाद और कारोबार अच्छा होने के बाद भी वे छोटी छोटी ज़रूरतें यहाँ से पूरी करेंगे।
मैंने तो सिर्फ यही सोचकर उनकी मांगों को पूरा किया कि अब जब हमारी बेटी की शादी हो गई है तो बस वह अपने घर में खुश रहे। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। तब मिहिर जी सर पकड़कर बैठ गए और बोले, हाँ, अकेले इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़े ना है। जब मुझे लगा था कि ये इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, मुझे भी तभी मना कर देना चाहिए था। शायद इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। नहीं पापा जी, जिम्मेदार मैं भी हूँ। जब मैंने देखा कि वहाँ मानो कोई काम नहीं करता है, तभी मुझे आपसे बताना चाहिए था और उनकी मांगे लेकर मम्मी से कहती रही। अगर शुरू से ही सब कुछ आपको बता देती तो आज मेरी यह हालत ना होती। ये कहते हुए सुरभि रोने लगी। छोड़ो बेटा, अब क्या कह सकते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन अब तुम उस घर में नहीं जाओगी और ना ही उनका कोई फ़ोन उठाओगी। जो भी बात करूँगा अब मैं करूँगा। सुरभि ने अपने पिता की बात मान तो ली, लेकिन सुरभि बहुत ज़्यादा चुप रहने लगी। वे ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। बाहर निकलना, सबसे मिलना उसने लगभग छोड़ ही दिया था। उसे ऐसे अंदर घुटता देख माता पिता दोनों का मन दुख से भर जाता था। रत्ना, सुरभि को समझाओ, उसे फिर से बाहर की ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करो। ऐसे अंदर ही अंदर घुटने से कुछ नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, मगर वह मेरी बात समझती ही नहीं। कुछ भी कहती हूँ बस चुप ही रहती है, कुछ बोलते ही नहीं। मेरा दिल चाहता है दूसरों की बेटियों के साथ ऐसी घटिया हरकत करने वाले लोगों को अच्छा सबक मिलना चाहिए, ताकि वह किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना कर सकें। तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसे लोगों को तो बस ऊपर वाला ही समझ सकता है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। लेकिन जब वह किसी पर पड़ती है तब अगले पिछले सारे हिसाब पूरे कर देती है। और तुम टेंशन मत लो, मैं सुरभि से बात करके देखता हूँ। ये कहकर मिहिर जी सुरभि के लिए जो आइसक्रीम लाए थे वो लेकर सुरभि के कमरे की तरफ चल दिए। सुरभि, देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आया हूँ। अब जल्दी से खा लो, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई के हाथ लग गई तो वह इसे नहीं छोड़ेगा। उनकी बात सुनकर सुरभि फीकी सी हंसी हंसती। पापा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, जब मेरा मन होगा तब खा लूँगी। सुरभि, इस तरह अकेले रहने से और कुछ नहीं खाने पीने से हमारा कोई नफ़ा तो नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान ही नुकसान है बेटा। जो गलत कर रहे हैं वह तो खुलकर घूमते हैं, और हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया है। तो तुम इस तरह अंदर कमरे में रहकर खुद को सज़ा क्यों दे रही हो? बेटा, बाहर निकलो, सबसे मिलो जुलो। पापा, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी से ना मिलूं। ऐसा लगता है कि जैसे सबकी आंखें सवाल कर रही हो कि तुम ससुराल कब जाओगी। बेटा, दुनिया वाले सब तरह की बातें करते हैं, लेकिन ऐसे छुपकर बैठने से क्या नफ़ा हो रहा है? बाहर निकलो और सबकी बात का जवाब दो। अच्छा चलो, एक बात का जवाब दो, क्या तुम अभी भी वहीं वापस जाना चाहती हो? मिहिर की बात सुनकर सुरभि ने झटके से गर्दन उठाकर उनकी तरफ देखा और एकदम नहीं में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तो फिर बेटा, किस बात का गम मना रही हो? वह सब भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूँगी। बेटा, कोशिश तुम्हें करनी ही होगी, और सबको दिखा दो मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। चलो अब आइसक्रीम खाओ, अब मना मत करना। सुरभि भी आइसक्रीम खाने लगी और मिहिर जी उसके सर पर हाथ रखकर बाहर निकल आए। उधर जब मानो के पिता रघुवीर जी घर आए, उन्हें घर के सारे हालात का पता चला, तब उन्होंने मिहिर जी को फ़ोन करके अपनी गलती मानी और कहा, बस एक बार मेरे कहने से सुरभि को भेज दीजिए, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिहिर जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वे सुरभि को अब नहीं भेजेंगे, लेकिन सबके दबाव में आकर एक बार को वो मान भी गए। सुरभि को भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जिस दिन सुरभि जाने वाली थी
उससे एक दिन पहले मानव का फ़ोन सुरभि के पास आया और मानव ने कहा, देखो सुरभि, ये सब परेशानी मेरे पास काम ना होने की वजह से आई है। तुम ऐसा करो, तुम आ तो रही हो, अपने पिता से कहो वो मुझे 1 लाख रुपए दे दें। मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा। जब हमारा अपना काम होगा तब हमें आइंदा ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मानव की बात सुनकर सुरभि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो पहले से ही बड़ी मुश्किल से जाने के लिए तैयार हुई थी। अब तो वो जैसे एक संकल्प करके उठी और अपने पिता से जाकर सारी बात कह दी और ये भी कह दिया कुछ भी हो जाए वो वहाँ नहीं जाएगी। तभी मिहिर जी ने फ़ोन करके रघुवीर जी को सारी बात बता दी और कहा अब वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वहाँ नहीं भेजेंगे। या तो आप सीधे सीधे तलाक के पेपर पर मानव के साइन करवा दीजिए, नहीं तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। केस लड़ने के नाम से और ज़्यादा बदनामी की वजह से रघुवीर जी ने दोनों का तलाक करवा दिया और सुरभि ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। उसके पापा आज अपनी बेटी को इस दलदल से निकला हुआ देखकर बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि कुछ लोग कुत्ते की दुम होते हैं जिनको सालों साल तक नदी में डाल कर रखो लेकिन वे सीधी नहीं होती। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना ही बेहतर उपाय है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।